हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स के लिए या यूपी एचईएससी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस जो दे रहे हैं उनके लिए। तो कल हमने 25 क्वेश्चन किए थे 74 नंबर प्रैक्टिस सेट में। आज अगले 25 क्वेश्चन करेंगे जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, थोड़ा सा ट्रिकी हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए जो बहुत ज़रूरी है कि आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आने चाहिए, इजी क्वेश्चन भी आने चाहिए, और दोनों की अगर तालमेल है तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इससे पहले कि हम टेस्ट सीरीज शुरू करें, हम बताना चाहेंगे कि कैपिटल स्टडी सर्कल अब ऑफलाइन भी आ चुका है। लखनऊ के अंदर हमारी ब्रांच है जहाँ पे आप उनको ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी हमारे वेबसाइट पे जाके या फ़ोन करके हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे तो हम लगातार ये टेस्ट सीरीज जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक लाते रहेंगे। और आपकी कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन है तो यूट्यूब पे या हमारे जो मैसेज करके व्हाट्सएप पे या कॉल करके आप हमको बता सकते हैं। तो बिना देर किए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या पूछ रहा है, निम्नांकित विचारकों में से किसने सत्तावादी शासन को परिभाषित करने के लिए सुल्तानवाद का शब्द बढ़ा। तो यहाँ टर्म क्या है, सुल्तानवाद। Who among the following thinkers coined the term sultanism to define authoritarian regime? तो who is that? Hannah Arendt, Max Weber, Benjamin Barber, John Paul Sartre। तो हन्ना अरेंट, मैक्स वेबर, बेंजामिन बार्बर और जॉन पॉल सार्tre। ऑलमोस्ट सबने, मतलब हन्ना अरेंट भी जिस तरह से बात करती हैं तो वो भी इस सिस्टम को डिफाइन करने की कोशिश करती हैं, ऑल्दो बहुत वेगली करती हैं। मैक्स वेबर सिस्टम को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। मैक्स वेबर का जो कॉन्सेप्ट है ब्यूरोक्रेसी का या दूसरे जो कॉन्सेप्ट हैं मैक्स वेबर सिस्टम को, तो मैक्स वेबर इसका सही आंसर है, क्योंकि ये क्या कहते हैं कि जो ऐसे जो फ्यूडल कैरेक्टर हैं जहाँ पे पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल पावर किसी एक आदमी में कंसंट्रेटेड होती है, जहाँ पे डेमोक्रेसी का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। ऑल्दो टेक्निकली डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पे जो किंग है या किंग हो या फिर कहते हैं इलेक्टेड मेंबर भी हो सकता है, वो बिहेव किस तरह से करता है जैसे वो सुल्तान या जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं, इसीलिए वो डेवलपिंग कंट्री का एग्जांपल देते हैं कि डेवलपिंग कंट्री में सुल्तानिज्म बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जैसे यहाँ पे भी देखें, इंडिया में भी तो क्या होता है, जैसे कोई बड़ा आदमी जाता है या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट तो सारे रोड ब्लॉक हो जाते हैं। तो एक तरह से ये सुल्तानिज्म हो, सुल्तान जा रहे हैं तो सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित में से टोटलिटेरियन एंड अथॉरिटेरियन रिजीम्स नामक पुस्तक लेखक लेखिका कौन है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि ये बहुत सिंपल भी है, और अगर सिंपली पूछ लिया जाए तो आसान भी, अगर आपको मालूम है जस्ट अभी जैसे पता चल जाएगा, इसके बाद आपको पता चल गया तो फिर बहुत आसान हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा याद रखने, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ टोटलिटेरियन एंड अथॉरिटेरियन रिजीम्स। ये बुक है टोटलिटेरियन एंड अथॉरिटेरियन रिजीम जो है, उसमें ये बुक कब लिखी गई, 1975 में। अब किसने लिखी, क्वेश्चन तो ये है, जोस लिंच, हन्ना अरेंट, टिमोथी सिंडर, रे बर्बरी। तो इसमें सही आंसर जो है वो क्या है कि ये आइडिया जो है ये है जोस लिंच का ये आइडिया है, और ये बुक भी मिली है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28 नंबर, निम्नांकित में से किन देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। अब ये देख सकते हैं कि किन देशों में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम एग्जिस्ट। तो यूनिटरी और फेडरल दो तरह के सिस्टम होते हैं। यूनिटरी में क्या होता है, एक ही गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, वही पूरे देश को देखती है, वहाँ पे डिवीज़न ऑफ पावर नहीं होता है जिस तरह से भारत में है या यूएसए में है
या ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ इस तरह से नहीं होता कि स्टेट गवर्नमेंट अलग चले और ये सेंट्रल गवर्नमेंट अलग। ऑल दो ट्रू फेडरलिज्म का मतलब होता है स्टेट के पास भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, इस तरह से। या अमेरिका में जो चल रहा है सिस्टम उसको हम ट्रू फेडरलिज्म की तरह देखते हैं, और उस तरह का अगर नहीं होता तो उसको क्वासी फेडरल कहते हैं, लेकिन फिर भी ये फेडरल सिस्टम का पार्ट है। यूनिटरी जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया, वहाँ पे एक ही होता है, वहाँ पे दूसरे जो सिटी होते हैं वो उनके पास ऑटोनॉमी होता है, मेयर के थ्रू होता है, डेमोक्रेटिक तो है लेकिन साथ ही साथ वो यूनिटरी है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही हाउस है। ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह पे वहाँ पे भी हाउस हो, स्टेट में भी हाउस है, ऐसा नहीं होगा। और स्टेट का जैसे हाउस होता है, कह सकते हैं जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा हो गया, या जो यूएस में हो गया सीनेट हो गया, तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन अपर हाउस लोअर हाउस होता है, कह सकते हो सकता है मतलब। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कहाँ पे नहीं है, कहाँ किन देशों में एकात्मक शासन है। स्वीडन में है ऑब्वियसली। एक तो इससे आइडिया निकाल सकते हैं जो छोटे देश हैं वहाँ पे दो तरह के हाउस बनाना या उस तरह की चीज़ें करना कि वहाँ फेडरल सिस्टम की ज़रूरत नहीं है छोटे देशों में। नॉर्वे भी एक छोटा देश है और फिनलैंड भी, स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं तीनों। और बचा क्या, जर्मनी एक बड़ा देश है जहाँ पे दो तरह का सिस्टम है, स्टेट भी है और सेंटर भी है। तो यही एक आंसर गलत है, डी नहीं होगा। तो डी किसमें नहीं है, ए बी सी पहला ही सही आंसर है, ए बी सी इज द राइट आंसर। बाकी रेस्ट ऑफ द जो कंट्री हैं दे हैव यूनिटरी सिस्टम, स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड हैव यूनिटरी सिस्टम। आगे बढ़ते हैं 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से किसने संघीय व्यवस्था को स्वशासन और साझा नियमों का योग के रूप में परिभाषित किया? Who among the following term federal system as a self rule plus shared rule? अभी बात हो रही थी कि सेल्फ रूल जो है उसकी बात हो रही थी। सेल्फ रूल का मतलब फेडरल सिस्टम में जब हम देखेंगे कि किसी स्टेट की कल्चर, इंडिया जैसे देखें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग हैं। अब उनके एस्पिरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकती, इसलिए वो चाहते हैं अपना सेल्फ रूल हो, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होती है। इवन और ज़्यादा अगर देखें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात होती है, पंचायती राज होते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, वो अपने आइडिया अलग अलग जगह के कल्चर, अलग अलग चीज़ें या प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती हैं, तो इसलिए वहाँ का रूल्स बनाने का जो काम है वो अलग अलग होना चाहिए। तो अब ये फेडरल सिस्टम को दोनों कह रहे हैं, सेल्फ रूल प्लस है, शेयर रूल भी है। ये अपना रूल भी है लेकिन शेयर भी करते हैं, बहुत सी चीज़ें सेंटर बनाता है। तो ये कौन कह रहा है? केसी वेयर, डेनियल एल्जार, एस.के. रोकन, एडवर्ड सील्स। केसी वेयर कह रहे हैं, डेनियल एल्जार कह रहे हैं, एस रोकन कह रहे हैं, एडवर्ड सील्स। तो इसका सही आंसर है डेनियल एल्जार। तो डेनियल एल्जार जो है इनका आइडिया है, ये इनका काम फेडरलिज्म पे है, अमेरिकन फेडरलिज्म पे, और ये अमेरिकन फेडरलिज्म को ही आइडियल मान के कहते हैं कि यहाँ पे शेयर भी है, सेल्फ रूल भी है, प्लस शेयर रूल भी है। आगे बढ़ते हैं 29 के बाद 30th क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा देश सरकार की संसदीय प्रणाली का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल है इशू। संसदीय प्रणाली तो है वहाँ पे भी, और तो ये कुछ और लिखना चाहते होंगे तो संसदीय प्रणाली है लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में है, जर्मनी में है, कनाडा में है। तो क्या बचा रसिया? रसिया के अंदर संसद तो है लेकिन यहाँ प्रेसिडेंशियल रूल होता है, प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर होती है, प्रेसिडेंट बिल लाता है और वो संसद से पास होता है। तो यहाँ पे देखें तो संसदीय पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इसको प्रूव नहीं करना पड़ता पार्लियामेंट में मेजॉरिटी। बाकी जगह देखें कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे प्रूव करना पड़ता है मेजॉरिटी, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। यहाँ पे रसिया के अंदर नहीं है। यहाँ यूएसए भी हो सकता, वहाँ भी अगर यूएसए देता तो यूएसए भी हो सकता था। आगे बढ़ लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से किस विद्वान ने अध्यक्षात्मक व्यवस्था की आलोचना की और कहा कि दोहरी लोकतांत्रिक वैधता मतदाताओं को भ्रमित करती है और जवाबदेही को रोकती है?
तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि कौन ऐसा कहता है। Which of the following scholars criticized presidential system and stated that dual democratic legitimacy confuses voters and inhibits accountability? It means कि दोनों तरह के जो वोटिंग सिस्टम है कि एक तरफ तो प्रेसिडेंट के लिए वोट करें, दूसरी तरफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट करें, तो बोले ये कंफ्यूज करता है, ऐसा लगता है कि डेमोक्रेटिक है लेकिन ये डेमोक्रेटिक उतना होता नहीं। इस तरह के आइडिया कौन लेता है? रॉबर्ट डहल का आइडिया है, J.A. रॉबिन्सन, जॉन जो लिंस, ए वॉटकिंस। रॉबर्ट डहल, J.A. रॉबिन्सन, जॉन जोस लिंस, ए वॉटकिंस। किसका हो सकता है? तो इसका सही आंसर क्या है? रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल जो है अमेरिकन सिस्टम पे काफ़ी क्रिटिक हैं उसके, और क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, प्लूरलिज्म के सपोर्टर हैं। तो आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नांकित में से किस विचारक ने यह तर्क दिया है कि शक्तियों का पृथक्करण वास्तव में केवल व्यवस्थापिका की सहूलियत है, न कि कभी समाप्त होने वाली निरूढ़ी? कठोर अर्थ में यह कभी व्यवहारिक नहीं हो सकता। अब इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स आर्ग्यूड दैट द सेपरेशन ऑफ पावर इज रियली जस्ट द कन्वीनियंस ऑफ लेजिस्लेचर, नॉट द इम्यूटेबल डॉगमा, इट कैन नेवर बी प्रैक्टिकल इन द हार्श सेंस। अभी कह रहे हैं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर किसने दिया है? जो हम जानते हैं कि मॉन्टेस्क्यू का आइडिया है सेपरेशन ऑफ पावर, फ्रेंच फिलोसफर है, जज जूरिस्ट है, उन्होंने बताया सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है, और मॉडर्न डे डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर का इम्पोर्टेंस माना जाता है। लेकिन अब यहाँ पे है उसका उल्टा, कि कौन ऐसा है जो कह रहा है कि मॉडर्न डेज में आज के समय सेपरेशन ऑफ पावर दिखावे के लिए तो है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। लेजिस्लेचर की सहूलियत के लिए हो सकता है, लेकिन इन रियल सेंस में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। तो आंसर क्या होगा? R.G. गेटल, C.F. स्ट्रॉन्ग, हेरोल्ड लास्की, M.J.C. विले। तो इसमें सही आंसर क्या है? हेरोल्ड लास्की। हेरोल्ड लास्की आप सभी जानते हैं ब्रिटेन की लेबर पार्टी के लीडर रहते हैं और एकेडमिशियन भी है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, ये इनका ये मानना है। आगे बढ़ जाते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका की 38वें राष्ट्रपति जेराल्ड रूडोल्फ फोर्ड से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है? जेराल्ड रूडोल्फ फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के अब तक के एकमात्र मनोनीत राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति मनोनीत होते समय वह प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष थे। तो इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। Consider the following statement about United States of America's 38th President, Gerald Rudolph Ford. Gerald Rudolph Ford is the only nominated President of the United States of America. He was Speaker of the House of Representatives when he was nominated Vice President. तो इसमें he was member of Representative थे जब वो बने, लेकिन ये लीडर ऑफ अपोजिशन कह सकते हैं, या जो रिपब्लिकन पार्टी थी उसके लीडर थे, ना कि स्पीकर थे। तो ये तो गलत हो गया। हाँ, ये वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों ही बन जाते हैं विदाउट एनी इलेक्शन, ये क्योंकि जब ये वाइस लीडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी रहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, उसी समय वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है, तो इनको बना दिया जाता है वाइस प्रेसिडेंट। 1-1.5 साल के लिए बनते हैं, और बाद में प्रेसिडेंट भी इसी तरह से बनते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें से सही क्या है? सिर्फ एक है, तो 133 का फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 33 के बाद 34 देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नांकित में से किस विचारक ने लैटिन अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए राष्ट्रपति के नाम के साथ निर्वाचित राजा शब्दावली का प्रयोग किया? Who among the following thinkers has used an elected king as the name of the presidents for Latin American president?
अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मोस्ट एग्जैक्ट भी आप कह सकते हैं, अप्रोचेबल कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि सबसे करीब जो जाता है वो जाता है सिमोन बोलीवर का नाम। तो एग्जैक्ट ये भी कह सकते हैं, इनके बारे में आइडिया हमें नहीं है, तो इसलिए ये भी इनके स्टेटमेंट इस तरह के हैं। तो आगे बढ़ते हैं 34th के बाद 35th पे चले जाते हैं। संसदीय प्रणाली में नीति निर्माण को लेकर विपक्ष के अधिक प्रभाव को ए लिस्बर्ट द्वारा निर्दिष्ट किया गया। अब ये क्या कहा गया? द मोर इन्फ्लुएंस द अपोजिशन हैज़ ओवर पॉलिसी मेकिंग इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज रिफर्ड एज ए लिस्बर्ट एज अनौपचारिक शक्ति पृथक्करण, शक्ति का विभाजन, शक्ति का बंटवारा, शक्ति का प्रत्यायोजन, इनफॉर्मल सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, शेयरिंग ऑफ पावर, डेलीगेशन ऑफ पावर। तो इसका सही आंसर क्या है? शेयरिंग ऑफ पावर। की एक तरह से जो अपोजिशन है वो भी पावर को शेयर कर रहा है। एक तरफ तो जिसके जो पावर में है वो तो शेयर कर ही रहा है, वो तो इस्तेमाल कर ही रहा है, वो तो यूज़ कर ही रहा है। एट द सेम टाइम जो है वो अपोजिशन भी अगर इन्फ्लुएंसर होगा तो वो भी तो पावर को शेयर करता है। इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विधायिकाओं के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेजिस्लेचर्स। तो लेजिस्लेचर्स के बारे में पूछा गया है। विधायिकाएं बहस के लिए मंच हैं और वे जिस विविध दृष्टिकोण को अपनाती हैं उस पर विचार किया जाता है। ऑब्वियसली लेजिस्लेचर के अंदर लेजिस्लेचर आर फोरम फॉर द डिबेट एंड रीजन कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्स व्यू पॉइंट दैट इंटरेस्ट। ये अलग अलग व्यू पॉइंट होता है, दृष्टिकोण होता है, वहाँ पे बहस हो जाती है और उसमें जो दृष्टिकोण फाइनली पास होता है उसको लेके चलते हैं, वो एक तरह से कानून बन जाता है। अब सेकंड क्या है? उनके आंतरिक कामकाज को बाहरी कर्ताओं की निगरानी का विषय माना जाता है कि देयर इंटरनल वर्किंग आर सपोज टू बी सब्जेक्ट टू मॉनिटरिंग फ्रॉम आउटसाइड एक्टर्स। ये आउटसाइड एक्टर्स क्या है? पीपल हो गए, जुडिशरी हो गई, मीडिया हो गया, ये सारे आउटसाइड एक्टर्स हैं। वो हाउस में नहीं है लेकिन ये निगरानी रखते हैं। जनता को भी अगर पार्लियामेंट में कुछ गलत हो रहा है या बहस में कुछ गलत हो रहा है या बहुत छोटी चीज़ है कि लड़ाई झगड़ा मारपीट हो गया तो भी उस पर निगरानी तो रखती है। मीडिया भी, जुडिशरी भी। कोई गलत एक्ट पास कर दे तो क्या होता है? जुडिशरी उसको रिव्यू के लिए भेज देती है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो दोनों ही आंसर सही है। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। तो सही आंसर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। वर्ग निम्नांकित देशों में से किसकी व्यवस्थापिका के ऊपरी सदन में प्रतिनिधित्व का आधार है? द क्लास is the basis of representation in the upper chamber of its legislature in which the following countries: Switzerland, United Kingdom, कनाडा और फ्रांस। तो अगर देखें तो ये जो है फेडरल सिस्टम है और स्विट्जरलैंड तो पीपल्स रिपब्लिक है। एक तरह से देखें तो पॉपुलर सॉवरेनिटी है वहाँ पे कि जनता ही डिसाइड करती है। तो क्या बचा? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का जो अपर हाउस है उसको कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो लॉर्ड्स क्या होंगे? हमेशा वो एलिट क्लास के होंगे। इसलिए क्लास एक इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो एरिस्टोक्रेट होते हैं या बहुत ही ऑनरेबल पर्सन होते हैं जिनको सर मिला हो, इस उपाधि या इस तरह की चीज़ें, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होते हैं। तो एक क्लास को मेंटेन करता है हाउस ऑफ लॉर्ड। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। 37 के बाद 38 देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नांकित में से किस विचारक ने न्यायिक समीक्षा को लोकतांत्रिक सिद्धांत के साथ एकीकृत किया और इसे काउंटर मेजॉरिटेरियन डिफिकल्टी कहा है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर रिकंसाइल्ड जुडिशियल रिव्यू? अब जुडिशियल रिव्यू को क्या कहा? विद द डेमोक्रेटिक थ्योरी एंड कॉल इट काउंटर मेजॉरिटेरियन डिफिकल्टी। तो मेजॉरिटेरियन जो है, मेजॉरिटेरियन का मतलब क्या होता है? जो मेजॉरिटी में है। तो डेमोक्रेसी का जो है कह सकते हैं कि विकृत रूप है या
डिफॉर्म रूप है मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब अगर कोई किसी के पॉपुलेशन में 70% 80% कोई पॉपुलेशन है या 90% है या 60% भी है, तो यूजली अगर उस कम्युनिटी के बेस पे वोटिंग होगी तो क्या होगा, हमेशा यही जीतेंगे और इनकी बात कभी नहीं मानी जाएगी और एक टाइम के बाद ये सेकंड ग्रेड सिटीजन बन जाएंगे। तो कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म के लिए डिफ़िकल्टी आती है कि ऐसा नहीं कि आपके पास नंबर है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, नंबर होगा तो भी कोर्ट क्या करेंगे, जुडिशियल रिव्यू, नहीं ये आप नहीं कर सकते। आप मेजॉरिटी में तो है लेकिन ये लीगली जो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ है उसके अगेंस्ट में जा रहा है। भले 80% लोग उसको चाहते हैं करवाना लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ के अगेंस्ट में जा रहा है तो वो रोक देती है। तो कह रहे हैं क्या कहते हैं, डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करती है मेजॉरिटेरियन रूल के अगेंस्ट में जुडिशियल रिव्यू का आइडिया जो होता है। भारत में भी कई बार कोर्ट जिसकी बहुमत है वो बहुत कुछ पास करा सकता है लेकिन अगर कोर्ट में चले गए तो क्या होगा, उसको रोका भी गया है। कई बार इंडियन हिस्ट्री में ऐसा आया है और ये पूछा भी जाता है कि मतलब बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, यहाँ तक के आइडिया भी हैं। तो अब ये कहा किसने है, अलेक्जेंडर बिकल, जेम्स हैरिंगटन, हॉलकॉम, रिचर्ड हुकर। अलेक्जेंडर बिकल, जेम्स हैरिंगटन, हॉलकॉम, रिचर्ड हुकर। तो सही आंसर क्या है इसका, अलेक्जेंडर बिकल। ये जो हैं ये येल यूनिवर्सिटी के जो हैं प्रोफेसर हैं और इनकी बुक भी आती है मेजॉरिटेरियन डिफ़िकल्टी के नाम से ही। और तो 1962 में ये बुक आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 38 के बाद 39 देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो निम्नांकित विद्वानों में से किसने अपना यह दृष्टिकोण दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की राजनीतिक प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि न्यायालय उसी दिशा में कार्य करता है जो गठबंधन राष्ट्रीय सरकार को नियंत्रित करता है। तो इसका मतलब है क्या है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो प्रेसिडेंट और उसका कोलिजियम जो सिस्टम है वो अपॉइंट करता है। तो जिसकी सरकार है वो अपना जो जज अपॉइंट करेगा। तो सेम चीज़ कौन कह रहा है, Who among the following scholar has given his view that in United States of America Supreme Court the political process of appointing judges ensured that the court act in line with the party coalition that control the national government। चार ऑप्शन है, रॉबर्ट डहेल, हरमन पिचर, वाल्टर मर्फी, जेफरी सेगर। तो इसका सही आंसर क्या है, रॉबर्ट डहेल। रॉबर्ट डहेल ये बात कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या, तो 40 नंबर क्वेश्चन, न्यायिक निर्णय निर्माण का अभिवृत्तिक प्रतिमान निम्नांकित में से किस देश से संबंधित है। तो थोड़ा सा कठिन हो गया अभिवृत्तिक प्रतिमान, इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो इजी हो जाएगा। एटीट्यूडनल मॉडल जुडिशियल डिसीजन मेकिंग इज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अब ये एटीट्यूडनल मॉडल है क्या, जो कहता है कि फैक्ट्स पे बेस होना चाहिए और एटीट्यूड जो है और वैल्यूज तीनों को मिला के काम करता है। तो ये यूजुअली कहाँ पे है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एटीट्यूडनल मॉडल पे काम होता है। कि सिर्फ प्रोसेस सही है ऐसा नहीं है, कि प्रोसेस तो जो ड्यू प्रोसेस है वो तो फॉलो किया गया लेकिन उसका एटीट्यूड जो था उसका लूप होल से फ़ायदा उठाने का था या इस तरह की चीज़ें, तो भी वहाँ पे चीज़ें केस बनता है क्योंकि उसको भी एक फैक्ट की तरह देखा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए 1 संयुक्त राज्य अमेरिका। 41 देख लेते हैं, निम्नांकित में से किन विद्वानों में से किसने ब्रिटिश राजनीतिक दलों के बारे में यह राय दी है कि कंजर्वेटिव पार्टी व लेबर पार्टी के अंदर शक्ति का बंटवारा समान है। Who among the following scholars have given a view about British political parties that conservative and labor parties are same in distribution of power within। तो कौन है ऐसा, अगर हम इसका सही आंसर देखें तो
हमारे पास चार ऑप्शन है, रॉबर्ट डहल, वीओ की, रॉबर्ट मिशेल, रॉबर्ट मैकेंजी। तो रॉबर्ट डहल, वीओ की, रॉबर्ट मिशेल, रॉबर्ट मैकेंजी में से सही आंसर क्या है? रॉबर्ट मैकेंजी। इन्होंने ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर काफ़ी काम किया है, इनका बुक भी है पॉलिटिकल पार्टीज़, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके अगर हम देखें तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल या फेमस बुक है रॉबर्ट मैकेंजी की। तो आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर, मॉरिस डुवर्जर ने राजनीतिक दल के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड बाय मॉरिस डुवर्जर फॉर पॉलिटिकल पार्टी? तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, तो ये क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो 42 का 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर देख लेते हैं। निम्नांकित में से किस विद्वान ने अधिकतर राजनीतिक दलों को कैच ऑल पार्टीज कहा है? अब इसमें आप देख सकते हैं कि कैच ऑल पार्टी होता क्या है। कैच ऑल पार्टी जो है, या इसको बिग टेंट पार्टी भी कहते हैं, कि अगर आप देखेंगे तो इसको बिग टेंट पार्टी भी कहते हैं, ये भी इसके नाम से भी आ सकता है। तो यहाँ पे तो नाम दिए हुए हैं, लेकिन इससे पहले हम देख लें कि होता क्या है कैच ऑल पार्टी। कैच ऑल पार्टी का मतलब बहुत आइडियोलॉजिकली स्टिक ना हो, कि हमको सिर्फ इसी आइडियोलॉजी पे चलना है और जो भी जुड़ना चाहे तो हमसे जुड़े जहाँ पे। लेकिन कुछ ऐसी पार्टी होती है जो चाहती है कि अलग अलग सभी ग्रुप के कुछ लोग उसको दे। जैसे भारत में अगर हम देखें तो कांग्रेस जैसी पार्टी है, तो कांग्रेस क्या कहती है कि सभी ग्रुप, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, महिला हो या कोई भी हो, हर ग्रुप से वो थोड़ा थोड़ा लेती थी, और कैच ऑल पार्टी की तरह है। और इसके बाद जो भी पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस करती है वो भी कुछ हद तक उसी तरह से चीज़ें करती, कैच ऑल पार्टी। आज के समय अगर बीजेपी को देखें तो तमाम सारे ऐसे ग्रुप्स के बीच में जाने की कोशिश कर रही है जहाँ पे उनका वोट से कम है, तो कैच ऑल पार्टी या बिग टेंट पार्टी बनने की कोशिश कर रही है। तो कह रहे हैं कि ज़्यादातर ऐसे ही पार्टी हैं जो रूल करती है, वो पार्टी ऐसी है, किसी खास आइडियोलॉजी को लेके तो चलती हैं, लेकिन बहुत देर तक उस आइडियोलॉजी पे नहीं स्टिक कर सकती, क्योंकि बाकी जो ग्रुप है उनको भी अलॉन्ग विथ लेना होता है, उनको अपने साथ लेना होता है। तो इसमें अब ये कौन कह रहा है? ओटो क्रिचिमर, एडमंड बर्ग, हेंस आइजनेक, वीओ की, हेंस आइजनेक, एडमंड बर्ग, ओटो क्रिचमेकर। तो इसका सही आंसर क्या है? ओटो क्रिचमेकर। इन्होंने ही बिग टेंट पार्टी या कैच ऑल पार्टी का नाम दिया, कि ज़्यादातर पार्टी इसी पे आइडिया पे चलती है, आइडियोलॉजी उनकी सेकेंडरी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं। निम्नांकित में से द लॉज ऑफ कलेक्टिव एक्शन, पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी ऑफ ग्रुप्स पुस्तक के लेखक कौन है? Who among the following is the author of the book The Logic of the Collective Action, Public Goods and Theory Groups? अब ये चार ऑप्शन हैं, मेडकर ऑल्सन, चार्ल्स लिंडबॉम, नेल्सन पोस्बी, ए बेंटले। तो इसमें से सही आंसर क्या है? मेडकर ऑल्सन, चार्ल्स लिंडबॉम, नेल्सन पोस्बी एंड बेंटले। तो इसका सही आंसर है मेडकर ऑल्सन। इनका आइडिया है, इनकी बुक है द लॉजिक ऑफ एक्शन, और ये बुक पब्लिश हुई 1965 में। तो सही आंसर फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का लक्षण नहीं है? अब ये प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है। प्रेशर ग्रुप्स आपको पढ़ लेना चाहिए, अच्छे से समझ लेना चाहिए कि थोड़ा भी ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं और ट्रिकी भी आते हैं। तो यहाँ पे है कि क्या होता है? अनिश्चित स्वहित, ऐच्छिक सदस्यता, सर्वव्यापक प्रवृत्ति, अनिश्चित कार्यकाल, अनस्पेसिफिक सेल्फ इंटरेस्ट, वॉलंटरी मेंबरशिप, यूनिवर्सल इन नेचर, अनआइडेंटिफाइड टेंडेंसी। तो देखिए नीचे से देखें कि आइडेंटिफाइड अनडेफिनिट जो है अनिश्चित कार्य, इंडेफिनिट टेन्योर होता है, सही बात है। जो प्रेशर ग्रुप है ऐसा नहीं कि 4 साल के लिए बने, 5 साल के लिए बने, पार्लियामेंट नहीं है ये।
ये हमेशा चल सकते हैं, कई 2-4 साल के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, कई कई सालों तक 100-200 साल भी चल जाते हैं। यूनिवर्सल इन नेचर, हाँ, कि जो है कि प्रेशर ग्रुप यूनिवर्सल होता है कि अगर देखें कि उस इशू को लेके कहीं भी कुछ हो रहा हो तो जैसे एनवायरनमेंट को लेकर, तो ये नहीं कि एनवायरनमेंट की किसी एक जगह सिर्फ यूएस में एनवायरनमेंट को कुछ होगा, वो इंडिया में भी हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो या नॉर्वे स्वीडन में हो, तो वो उसको लेके इशू उठा रेस करते हैं। वॉलंटरी मेंबरशिप, हाँ, ऐसा नहीं है कि उसकी जॉब है, वो वॉलंटरी होती है, चाहे तो ज्वाइन कर ले, फिर जब चाहे उससे हट जाए। अनस्पेसिफिक सेल्फ इंटरेस्ट, नहीं, स्पेसिफिक सेल्फ इंटरेस्ट होता है कि अगर हम देखें तो यही गलत है। क्यों? स्पेसिफिक होता है, जैसे पेटा हो गया तो क्या करता है, ये जानवरों के एनिमल राइट्स के ऊपर काम करेगा, एनवायरनमेंट को लेके हो गया, ग्रीन पीस हो गया, तो वो क्या करेगा, ये वो एनवायरनमेंट को लेके काम करेगा। तो स्पेसिफिक, जब तक ऐसा नहीं किसी भी चीज़ पे कोई भी काम कर दे, ऐसा नहीं होता प्रेशर ग्रुप। तो फर्स्ट जो है यही गलत है, बाकी सब सही है। आगे बढ़ जाते हैं 45 के बाद 46। तो 46 में जेन बोल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से संसर्गात्मक दबाव समूह के लक्षण हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ एसोसिएशनल, देखिए संसर्गात्मक नहीं अगर समझ में आया तो एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू जोन। एसोसिएशनल पहले देख लेते हैं, एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप क्या होता है। जैसे ट्रेड यूनियंस हो गई कि जिसमें लेबर अपना एक यूनियन बना ले रहे हैं, ये एसोसिएशन है क्योंकि वो लेबर है, उनका एक एसोसिएशन हो गया। या ट्राइबल्स अपना बना रहे हैं, ट्राइबल एसोसिएशन हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है। उद्देश्य आधारित संबंध होते हैं, इसमें कुछ उद्देश्य होता है, इसलिए लेबर ऑर्गेनाइजेशन का लेबर राइट्स होगा, ट्राइबल का ट्राइबल राइट होगा, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का वुमेन राइट्स होगा। ऐच्छिक संबंध है, वॉलंटरी रिलेशनशिप है, बिल्कुल कि वॉलंटरी है कि अगर चाहे तो करे, नहीं तो नहीं करे, ऐसा नहीं, कुल की ड्यूटी है। औपचारिक संगठन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, यस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है क्योंकि इसमें बेसिक सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट या इस तरह की चीज़ें फॉर्मेलिटी होती है, इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ABC फर्स्ट सही। 46 के बाद 47 देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल हित समूह निम्नलिखित में से किस देश का है? द नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल किसको हम कहते हैं, यूजली ब्लैक जो होते हैं उनको। इन इंटरेस्ट ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस में। सबसे अधिक कलर्ड पीपल कहाँ पे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और ये कब फॉर्म हुआ, 1909 में, इन रिस्पॉन्स टू 1908 में जो राइट्स होते हैं वहाँ पे, रेशियल राइट्स होते हैं जहाँ ब्लैक्स को बहुत मारा जाता है, उसके काउंटर में ये बनता है कि द नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द कलर्ड पीपल 1908। तो यूनाइटेड स्टेट्स इसका सही आंसर हो गया। ये सिंपल क्वेश्चन था। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 395 में नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट मेंशन इन आर्टिकल 395 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यस, उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिप्लेस किया जाएगा, अभी इसकी वैलिडिटी खत्म। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी खत्म हो जाएगा, ये दोनों चीज़ लिखी है। साथ ही साथ लिखा है कि अबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन अभी नहीं किया जाएगा, ये भी है लिखा हुआ। इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99 इस जो आर्टिकल के अंदर इस पर कुछ नहीं बोला गया, और तो ये भी खत्म, नल एंड वॉइड है क्योंकि उसके बाद तो ये आ गया, ये भी आ गया, जब ये खत्म हो गया तो ये भी खत्म हो जाता है, लेकिन इसके बारे में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 48 का 4। 49 देख लेते हैं क्वेश्चन। तो 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने बेनेगल नरसिंह राव को भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया? हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड बेनेगल नरसिंह राव, या BN राव के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो कौन करेगा, और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ही करेंगे, उनको एडवाइजर के रूप में राय था। प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसा नहीं है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं।
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सही इसका आंसर है। और बी.एन. राय बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे और इनका लॉ को लेकर काफ़ी समझदारी भी थी और यूएन के अंदर ये काफ़ी दिनों तक सर्व करते रहे इंडिया को। और आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 49 के बाद 50 लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ख़त्म करेंगे यहीं पे आज के लेक्चर को और कल फिर मिलेंगे दूसरा टेस्ट सीरीज को लेके। लाभ का पद शब्दावली का उल्लेख भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी तो नहीं है लेकिन अच्छा। तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, ये पूछ नहीं रहा है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किस आर्टिकल में है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो आर्टिकल है वो भी क्वेश्चन बन सकता है, वो कौन सा है 102 का फर्स्ट। ये एक क्वेश्चन हो गया। अब ये पूछा किससे रिलेटेड है। अब यहाँ पे आर्टिकल आपको 15 मालूम हो तो आर्टिकल 15 क्या कहता है, इसके स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीबडी ऑन द बेसिस ऑफ रेस कास्ट जेंडर इस तरह। तो 16 क्या कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। अब यहाँ पे 17 अनटचेबिलिटी और 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो कौन सा सही लग रहा है। फंडामेंटल राइट्स के किस पार्ट को लेके अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आइडिया आ सकता है 102 में डिस्कस किया गया है तो वो है आर्टिकल 16, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। एक आदमी के पास एक ऑफिस पहले से है उसको दूसरी मिल जाए तो इसको ही रोक दिया गया है। तो इसका मतलब कि दूसरे के साथ कुछ इनजस्टिस होगा, तो इसलिए ये सही आर्टिकल 16 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं, आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ये लेक्चर आपको समझ में आया हो, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। और किसी भी तरह की अगर हेल्प चाहते हैं, चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड हो या एकेडमिक से रिलेटेड हो, तो भी आप हमको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर 6001203135, व्हाट्सएप है 6001939975, वेबसाइट है www.capitalstudycircle.com, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से, और ईमेल है thecapitalstudy20@gmail.com। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन में भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच। आप तैयारी करते रहें लगातार, जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी या फरवरी में पीजीटी टीजीटी के, और उसी के आसपास ही यूपीएचएससी के ही पे एग्ज़ाम होंगे। क्योंकि अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली है जो अनऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू ही मिली है, ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू नहीं मिली है, तो वो उसमें यही पता चल रहा है। लेकिन इससे आपको फ़ायदा है कि आपको लगातार टाइम मिलता जा रहा है, रिवीजन कर डालिए, सारी चीज़ें पढ़ डालिए, जो भी चीज़ें जो टॉपिक्स यहाँ बार बार रिपीट हो रहे हैं मैं आपको बताता रहता हूँ, उनको ज़्यादा फोकस कीजिए। उनसे क्वेश्चन कई बार सेम आ जाते हैं, कई बार उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।